हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। आज क्या स्टार्ट करेंगे, आपका 11th क्लास का चैप्टर 1 चल रहा है अभी, जो सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट 1 टू पार्ट 3 बन चुका है, पार्ट 1 2 3 ऑलरेडी बन चुका है और अपलोडेड है। ओके, प्लेलिस्ट में जाके 11th का जो फोल्डर होगा 11th केमिस्ट्री करके लिखा होगा 11th क्लास, उसमें जाके आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। ठीक है, उसमें और भी है बहुत सारे वीडियो हाइब्रिडाइजेशन के बेस्ड पे। जब केमिकल रिएक्शन में जाऊँगा तब आप उसको देखना, अभी देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा वो। ओके, तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, इसका कंटिन्यू क्लास। जो आज का टॉपिक होगा आपका परसेंटेज कंपोजिशन। एज़ पर सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ आप लोग का। जो सिलेबस में नहीं होगा वो भी मैं बता दूंगा आपको कि सिलेबस में क्या नहीं होगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन, वन कैन चेक द प्योरिटी ऑफ अ गिवन सैंपल बाई एनालाइजिंग दिस डेटा। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब पर्टिकुलर आपका जो कंपोजिशन है किसी भी केमिकल का, तो उसमें एक एक जो एटम्स होंगे उसका कितना परसेंटेज होगा, कितने परसेंट वो प्रेजेंट है, यही होगा आपका परसेंटेज कंपोजिशन। वही लिखा है, वन कैन चेक द प्योरिटी ऑफ ए गिवन सैंपल बाई एनालाइजिंग दिस डेटा। लेट्स अंडरस्टैंड बाय द टेकिंग ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंस वाटर कंटेन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोथ दिस एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो इसके लिए एक फार्मूला है, आप लोग इसके थ्रू क्या कर सकते हो, इसमें कितना हाइड्रोजन होगा, कितना ऑक्सीजन, कितने परसेंटेज में होगा, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला आपका, तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट यही हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। मास किसका, उस एलिमेंट का कंपाउंड, जो उस एलिमेंट का कंपाउंड मतलब एलिमेंट का मास होना चाहिए जो उस कंपाउंड में, जैसे इसको कंपाउंड बोल रहा है वाटर को। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट क्या हो गया आपका, ये ऑक्सीजन हो गया एंड वाटर हाइड्रोजन हो गया ये वाला। ठीक है, तो इसी चीज़ का इसका मास आपको लिखना पड़ेगा। तो और क्या करना है इसमें, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब कंपाउंड की बात कर रहे हैं, मतलब टोटल इसका जो मास होगा उसको आप वहाँ पे डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो मोलर मास ऑफ द वाटर कितना होगा, 18 होगा। मैं कल निकालना सिखाया था लास्ट क्लास, प्रीवियस क्लास में आप बताया था इसको कैसे निकालते हैं मोलर मास या मॉलिकुलर मास। तो वाटर का हाइड्रोजन कितना होता है, इसका एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1, और ये 2 नंबर में है, मतलब सॉरी नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 2 है, और ऑक्सीजन का होता है 16 आपका। तो 16 इंटू 1 हो जाएगा, तो एक ही मतलब है। ठीक है, तो 16 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 लिया, इसमें 0 पॉइंट कुछ और कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे 0.0 आ रहा है, यहाँ पे 0.2 आ रहा है, तो ठीक है 18 लेके चलना, 18 रीजनेबल है ये। तो मॉलिक्यूलर मास, ये नीचे वाला वैल्यू तो निकाल लिया हम। ठीक है, अब ऊपर वाले वैल्यू निकालते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, अब मास परसेंटेज निकालना है तो इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है इसको, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 2 है। मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, तो 2 हो गया। अब उसका एक्चुअल मास कितना होता है, 1 होता है इसमें, तो 1 लिख लिए, और टोटल मास कितना होगा कंपाउंड का, 18 होगा, और इंटू 100 कर दो। तो जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कितने परसेंटेज में है आपके कंपाउंड में, 11.18 परसेंटेज है उसमें। वैसे सेम टू सेम किसका निकाल सकते हो आप लोग, ऑक्सीजन का निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 16 टोटल, एक ही है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई एक से थोड़ा किया है करेगा, तो 18 हो गया, 100 करोगे तो 18 88.79 परसेंटेज ही हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना इसमें, और कुछ नहीं। तो परसेंटेज कंपोजिशन पे या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों को न्यूमेरिकल, या तो फिर आपको डायरेक्टली नोट पूछेगा इस पर, व्हाट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन। यदि व्हाट इज़ कंपोजिशन ऐसे बोलता है, यदि 2 नंबर में भी आता है ना, तो आप लिखो कैसे, सबसे पहले इसको डिफाइन करना। ओके, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें, लिखना कैसे है ये बहुत ज़रूरी। आता सब कुछ है लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। तो यदि पूछ रहा है ये चाहे 2 नंबर में ही क्यों ना हो, तो आप उसमें डेफिनेशन लिखोगे और उसका फार्मूला लिखोगे, और उस फार्मूले को मतलब ये तो इसमें पूरा एक्सप्लेन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करना, डेफिनेशन लिखना और उसका फार्मूला लिखना, और हो सके तो एक जैसे एग्जांपल है ना वैसे एग्जांपल बताना आप लोग। तो इससे क्या होता है ना, कोई कहीं भी नंबर कटने का कोई चांसेस नहीं रहता है इसमें। यदि आपको पता है तो आप जल्दी जल्दी लिख लोगे, नो डाउट, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, या कम से कम डेफिनेशन और फार्मूला तो ज़रूर लिखना आप, यदि टाइम नहीं है आपके पास तो, समझ रहे हो। और उसके बाद चलो नेक्स्ट चलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। कि आज आपका सिलेबस में जितना दिया है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। ओके, इस चौथे वीडियो में, और कुछ सिग्निफिकेंट फिगर है मैं उसको अगले क्लास में लाऊंगा उसको, सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंट है। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर होना चाहिए, रेशियो ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट
प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल में जितना कंपाउंड में जितना भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे उसका सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए वो। अभी मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ कैसे बोल रहा हूँ ये, ठीक है। तो द फार्मूला ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखो H2O2 है कि नहीं, H2O2 है, तो इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1:1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इट्स एम्पेरिकल फार्मूला वी हैव टू टेक आउट अ कॉमन फैक्टर 2। 2 कौन सा है, ये कॉमन फैक्टर है 2, तो कॉमन फैक्टर 2 ले लिया आप लोग यहाँ पे। फिर क्या करना, द स्मॉलेस्ट द सिंपलेस्ट होल नंबर होल रेशियो ऑफ द एटम इज़ 1:1। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो ना, 2 यहाँ पे दिया है, बाई 2 दिया हुआ है, तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लोगे तो 1:1 ही आएगा ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एम्पेरिकल फार्मूला को HO लिखते हैं इसको, ठीक है। तो फार्मूला इज HO। वैसे ही आपको लिखने बोलेगा बाकी एलिमेंट या कंपाउंड देकर भी। अब देखो एक और दिया है इसमें एग्जांपल, सिमिलरली द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। सभी को पता है इसका फार्मूला ये वाला C6H12O6 होता है। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला आपको लिखने बोलेगा, तो कॉमन फैक्टर ले लो, इसमें 6 है कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको कॉमन निकालोगे तो कितना आएगा, देखो देखो कॉमन कैसे निकालोगे आप लोग, ये 6 हो गया, इसको 6 से डिवाइड कर दो आप इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये कॉमन फैक्टर इसका 6 हुआ। अब इसका रेशियो भी निकल गया, देखो कॉमन वही लिखा है, देखो सेम चीज़ यहाँ पे, समझ रहे हो ना। जो भी इसका कॉमन होगा ना, या आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो 2 बार में कट जाएगा, ये 6 दूनी 12, तो इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया और इसका 1 हो गया, तो इसका रेशियो भी निकल गया आपके पास। कितना निकल रहा है रेशियो, 1:2 1:1, ये निकल गया आपके पास। इसका मतलब कार्बन 1 होगा, ठीक है, एज पर एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला के हिसाब से ये हो गया। 2 क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो H2 लिख लो यहाँ पे, और ऑक्सीजन कितना दिया, 1 दिया है, तो ये होगा इसका एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। समझ में आया कैसे बोल रहा हूँ आप लोग को। तो पहले कॉमन निकाल लेना, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको सॉरी डिवाइड कर देना, तो आपको रेशियो आपको मिल जाएगा। और जितना भी रेशियो दिया होगा उतना हिसाब से यहाँ पे लिख लेना। 1 यहाँ पे दिया है तो कार्बन हो जाएगा 1, हाइड्रोजन 12 मतलब 2 लिखा है ना यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। और ये मतलब सिंपलेस्ट वे में लिखना है आपको, वही होगा आपका एम्पेरिकल फार्मूला। समझ में आई एक बात, ठीक है। पहले बताया परसेंटेज कंपोजिशन, ध्यान रखना इसको। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे कि जो भी कंपाउंड होगा उसमें एक एक आइटम का परसेंटेज निकाल सकते हो आप, ये चीज़ है, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या होगा, मास दैट, जो भी दिया होगा उसका मास लिखना जितना भी, और जितना भी दिया रहेगा हाउ मनी नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम, देन डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड का जो मॉलिकुलर मास होगा या मोलार मास होगा उसे आप उसको डिवाइड कर देना और इंटू 100 कर देना, ठीक है। तो आपको क्या निकल जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन। एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट वे है इसका, सिंपलेस्ट होल नंबर आना चाहिए, उसी को बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। तो इसके बाय एग्जांपल में आपको समझा दिया क्या होता है। उसके बाद लिखो मॉलिकुलर फार्मूला। अब मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, मॉलिकुलर फार्मूला द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विच गिव्स द एक्चुअल रेशियो। एक्चुअल रेशियो मतलब जितने में दिया है ना, जितना है उसमें एग्जैक्टली भी बताएगा वो, ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट। तो एग्जांपल क्या होगा इसका, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एंड ग्लूकोज का कितना हो जाएगा C6H12O6। एक्चुअल में जो है ना उसी को बोलते हैं उसका मॉलिकुलर फार्मूला। अब मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, जो भी आपने एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा ना उसको आप क्या करोगे, जितना भी दिया होगा n, यहाँ पे n मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर, जो भी हम लोग ने निकाला था ना 6 करके निकाले थे कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो चलो इसी ग्लूकोज का ही आप लोग यदि मॉलिकुलर फार्मूला निकालोगे तो इस फार्मूले के हिसाब से तो कैसे होगा, n क्या होगा, कॉमन फैक्टर, जिसको आप क्या बोल रहे हो 6 बोल रहे हो, ठीक है। और एम्पेरिकल फार्मूला क्या था इसका, ग्लूकोज का यही था CH2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो आपको क्या निकल जाएगा, आपको यही मिलेगा C6H12O6। कैसे, 1:2:1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 आ गया। तो ये एक्चुअल फार्मूला है कि नहीं, यही बोल रहा है एक्चुअल रेशियो ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट। तो जो एक्चुअल लिखते हो वही होता है उसका मॉलिकुलर फार्मूला। समझ में आया डिफरेंस। तो यहाँ पे n क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, जो 1 2 3 4 जितना भी हो सकता है। इन केस ऑफ 1, यदि मान लो 1 दिया होगा तो 1 के केस में क्या होगा, जो उसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो मॉलिकुलर फार्मूला के बराबर होगा, दैट्स ऑल। देखो यदि मान लो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 1 तो एक ही वही चाहेगा ना। तो मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों बराबर होगा इस केस में, ओके। ये मतलब है जैसे हाइड्रोजन का मान लो तो 1 हो जाएगा सबका, वही चीज़ बोल रहा है इसमें। अब देखो स्टाइकियोमेट्री एंड नॉन स्टाइकियोमेट्री
एंड एक्चुअली में नॉन स्टैक्योमेट्री होना चाहिए, देख लेना इसको एक बार। हाँ, स्टैक्योमेट्री एंड स्टैक्योमेट्री कैलकुलेशन। तो द वर्ड स्टैक्योमेट्री ये कहाँ से आया है? इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, ठीक है। स्टैक्योन इसका मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्रॉन इसका मतलब होता है मेज़र, ठीक है, मतलब एलिमेंट का मेजरमेंट होता है वहाँ पे। तो स्टैक्योमेट्री दस डील विथ द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, सम टाइम ऑल्सो वॉल्यूम को भी कैलकुलेट करता है, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। तो एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शन में जो इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी चीज़ का, रिएक्टेंट पहले तो रिएक्टेंट ही बोलते हैं, याद रखना। यदि कोई देखो आप लोग ने देखा होगा ए बी प्लस जो प्रोडक्ट बनता है आपका सी डी, तो जो ए बी है ना, इसी को बोलते हैं रिएक्टेंट, या इसी को बोलते हैं स्टार्टिंग मटेरियल। यहीं से तो स्टार्ट होगा ना, तो उसको बोलते हैं स्टार्टिंग मटेरियल, या बोलोगे सबस्ट्रैट, ठीक है, अलग अलग नाम लेते हैं इसका। तो ये स्टार्टिंग मटेरियल हो गया, तो इसका कितना कंपोजिशन हो रहा है, कितने मात्रा में आप ले रहे हो, कितने क्वांटिटी में आप इसको ले रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? स्टैइकियोमेट्री। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, देख लो, कैलकुलेशन ऑफ मासेस, मास का कैलकुलेशन किया जाता है इसमें। तो समटाइम आल्सो वॉल्यूम को भी कर देते हैं, ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कितना आप एटम या कितना क्वांटिटी में ले रहे हो, ये आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, देख लो। तो लेट अस कंसिडर द कंबंशन ऑफ द मीथेन गैस। मीथेन को अब यहाँ पे जब कंबंशन होगा इसका, तब क्या होता है, देखो। मीथेन को कंबंशन कैसे होगा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ मीथेन हो गया, यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिया हूँ गैस, तो इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। बाकी इसको जब रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ये सबको पता है, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट आपका, ये होगा प्रोडक्ट ना। तो कार्बन एक है यहाँ पे, मतलब जो भी ग्राम में लिया होगा, ठीक है इसको। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकलेगा 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, तो आपको टोटल मिलेगा, मतलब बैलेंस्ड वे में होता है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं। द कोफिशिएंट 2 फॉर ऑक्सीजन एंड वाटर आर कॉल्ड स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन लिए ना आप लोग, 4 ऑक्सीजन था, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पार्टिसिपेट किया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पार्टिसिपेट किया। तो जो कॉफिशिएंट इसका 2 है, ये ऑक्सीजन और वाटर का, इसी को बोलते हैं स्टैइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, मतलब बैलेंस्ड वे में आ रहा है ये आपका, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है? 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव 2 मोल ऑफ वाटर, देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, आपको क्या मिलेगा? 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है यहाँ पे, ये चीज़ है, ठीक है। अब नीचे में और देखो, यदि मान लो वॉल्यूम फॉर्म में आपको अब निकालना होगा, तो वॉल्यूम में कैसे निकालोगे? 22.7 लीटर ऑफ CH4 प्लस 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इन दोनों को रेट करोगे तो क्या मिलेगा? 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 44.822 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। और दूसरा एग्जांपल, जैसे 16 ग्राम ऑफ मीथेन है, तो प्लस 32 मतलब 64 हो जाएगा, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को रेट करोगे तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और 18 मतलब 32 ग्राम कितना निकलेगा? आपको वाटर निकलेगा, सेम चीज़, ठीक है। फ्रॉम दिस रिलेशनशिप तो फ्रॉम दिस रिलेशनशिप गिवन डेटा या गिवन डेट कैन बी इंटरवर्टेड एज द गिवन बिलो। तो मास, मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही है ना, कितना मास लिए और कितना कौन सा मतलब कॉन्सेंट्रेशन मिले रहा आप उसको, देन कितना आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहा है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, यदि आपको डेंसिटी के फॉर्म में दिया होगा तो डेंसिटी के फॉर्म में लिखना। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो इतना सब समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें। इसका क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिखना, समझना है इसको खाली, ज़्यादा इतना लेस इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से तो ये। तो स्टैइकियोमेट्री को समझना क्या होता है, बैलेंस्ड वे में किया जाता है। आप लोग इसका डेफिनेशन लिखोगे, और एक रिएक्शन, बस एक ये वाला जो रिएक्शन दिया हुआ है उसको आप बता देना, ठीक है। और एक बस काफ़ी रहेगा इसमें, ज़्यादा नंबर में फुल मार्क्स में इस टाइप से नहीं पूछता ज़्यादा नंबर में, ओके। तो इतना टेंशन मत लेना इसमें आप लोग। और एक और आता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। ऐसा सिलेबस में आपको नहीं दिया गया कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट करके, बट इसको पढ़ लेना क्या चीज़ होता है, ठीक है। इसके बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर बचता है, और यदि कोई और चीज़ बचता है आपके सिलेबस के हिसाब से तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, उसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलो, ये लास्ट है आपका, देख लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपका सिग्निफिकेंट फिगर, उसको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो समटाइम इन केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट अमाउंट आर नॉट प्रेजेंट
रिएक्टेंट अमाउंट आर नॉट प्रेजेंट एज रिक्वायर्ड द अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टेंट अमाउंट जो रहेगा ना, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा आप लोगों का, आपका नहीं मतलब केमिकल रिएक्शन होगा, तो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का अमाउंट ना नहीं दिया रहता है, ठीक है, नॉट प्रेजेंट एज रिक्वायर्ड टू द बैलेंस, तो उसको क्या करते हैं, उसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं, कोई अलग से और कंपाउंड लेते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, और अलग से एक्सेस चीज़ लिया जाता है जिसको बोलते हैं रिएजेंट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड देन डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट अपने हिसाब से बना देगा वो, ठीक है, विच हैज़ रिएक्टेड कम्प्लीटली, दिस रिएक्टेंट विच reacts completely in the reaction called reactant or limiting reagent। क्या बोल रहा है, दिस रिएक्शन विच रिएक्ट कम्प्लीटली, मतलब वैसा कोई चीज़ होगा ना जो रिएक्शन को कंप्लीट करवा रहा है, तो उस जो रिएक्शन को कंप्लीट करा रहा है उस रिएजेंट को क्या बोलेंगे, या कंप्लीट टू द रिएक्शन, उस उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। एंड द रिएक्टेंट विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड कम्प्लीटली, अब कुछ रिएक्टेंट ऐसे होगा जो कंप्लीट रिएक्टेड नहीं होगा, मतलब बनना जितना चाहिए वो उतना नहीं बना रहता, हो सकता है ज़्यादा बने या हो सकता है कम बने, ठीक है। तो उस कम्प्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट, यदि मान लो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वो बच रहा है तो उसको क्या बोलोगे, एक्सेस रिएक्टेंट वहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट एक पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट होता है, ठीक है, जो बैलेंस वे में लिया जाता है, तो जो भी रिएजेंट उसको कंप्लीट करवाएगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्लास छोटा सा क्लास था आज का, तो उसको कंप्लीट कर दिया है। 11 का फर्स्ट चैप्टर आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, एक बचता है सिग्निफिकेंट फिगर, मैं उसको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना आप लोग, परसेंटेज कंपोजिशन मोलारिटी आपको लास्ट क्लास में बताया था मैं, इसके बेस पे ये सब चीज़ें, परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ से हुआ है आज का, तो परसेंटेज कंपोजिशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। एम्पिरिकल फार्मूला भी पूछ देता है, और उसके बाद मॉलिकुलर फार्मूला तो मैं बता ही दिया हूँ कैसे निकालते हैं, बस ये मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ के चले जाना आप लोग, ठीक है। आया तो आप लोग बना सकते हो, समझ गए होगे तो, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आप मेरे नए चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको अच्छा से नोट्स प्रोवाइड हो सके और वो अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। चलो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स।